रजनीकांत भारतीय सिनेमा के बड़े नामों में से एक, जिनके प्रशंसक दुनिया भर में करोड़ों अरबों की संख्या में है। अपने हर एक स्टाइल से लोगों को ताली और सीटी बजाने के लिए मजबूर कर देने वाले रजनीकांत की जब कोई हिंदुस्तानी फिल्म सिनेमा हॉल में लगती है तो मूवी का हर शो हाउसफुल जाता है। बस कंडक्टर से एक सुपरस्टार बनने की रजनीकांत की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग यानी रोचक है, लेकिन आज हम यहां फिल्म स्टार रजनीकांत की बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे सास इंडस्ट्री के रजनीकांत गिरीश माथुरभूतम की। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। पिछले भाग में हमने चर्चा की थी गिरीश के बचपन की और उससे जुड़ी उनकी यादों की। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम रूबरू होंगे गिरीश के निजी जीवन से, उनकी युवा अवस्था के समय के बारे में, उनके करियर और फ्रेश वर्क्स के शुरुआती दौर के बारे में जानेंगे। गिरीश माथुरभूतम को भारतीय फिल्मों से बड़ा लगाव है। जब जब सिनेमा हॉल में रजनीकांत की कोई नई फिल्म लगती है तो गिरीश कोई मौका नहीं छोड़ते उस मूवी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो को देखने का। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जन्मे और पले बड़े गिरीश ने चेन्नई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। एक औसत छात्र होने के नाते उन्होंने चीजों को सीखने का अपना तरीका विकसित किया, जो सामान्य रूप से कक्षा में किए जाने वाले कार्यों से अलग था। उन्होंने अपने पिता की मदद से चेन्नई विश्वविद्यालय से एमबीए किया। शुरुआती दौर में गिरीश ने छोटी मोटी नौकरी भी की और उसी नौकरी को करते हुए गिरीश ने जावा सीखा। जावा एक कंप्यूटर भाषा है। जल्द ही गिरीश ने अपने दोस्तों को भी जावा का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। सीखने एवं सिखाने के अपने अनूठे तरीके को साझा करते हुए गिरीश कहते हैं, मैं इन सभी इंजीनियरिंग विषयों को एक कहानी की तरह समझता था, क्योंकि कहानी अक्सर याद रह जाती है और आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक बसी रहती है। जब आप किसी चीज को कहानी की तरह समझते हैं तो दूसरों को समझाना भी आसान हो जाता है। किसी भी नए स्टार्टअप के लिए शुरुआती निवेशक के रूप में गिरीश माथुरभूतम जैसे यूनिकॉर्न संस्थापक का होना एक वरदान है। वो हमेशा से ही अपने जीवन के फैसले खुद से ही लेते थे। अगर किसी के माता पिता सिर्फ 7 साल की उम्र में अलग हो जाते हैं तो वो बच्चे समय से पहले परिपक्व हो जाते हैं और निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भी। गिरीश के जीवन में उनके माता पिता का अलगाव एक निर्णायक क्षण था। इस घटना ने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और आगे चलकर खुद का स्टार्टअप बनाने के लिए भी हौसला दिया। गिरीश अपने बच्चों को अच्छी सलाह तो देते ही हैं, साथ ही साथ अपने कलीग्स यानी सहकर्मचारियों को भी माता पिता की तरह सलाह देते हैं। यहां तक कि वो उन स्टार्टअप्स को भी सलाह देते हैं जिनमें वो निवेश करते हैं। 1999 यह वो समय था जब गिरीश ने जावा प्रशिक्षण देने वाला एक शिक्षा संस्थान चलाना शुरू किया, लेकिन यह शिक्षण संस्थान लंबे समय तक चल नहीं पाया। हालांकि गिरीश उसे फलदायी और काफी कुछ सिखाने वाला अनुभव मानते हैं। कुछ समय बाद उन्हें एचसीएल में नौकरी मिल गई और वे अमेरिका चले गए, जहां वे 1 साल तक रहे। 1 साल बाद यानी 2001 में एक ट्रेनिंग कंपनी शुरू करने के लिए भारत लौट आए। यहां आकर उन्हें पता चला कि भारत में ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहते हैं। 1999 में जब गिरीश जावा पढ़ रहे थे तब हर कोई इसे सीखना चाहता था, लेकिन 2001 में चीजें अलग थीं। ऐसा लग रहा था कि लोगों को अब जावा सीखने में रुचि है ही नहीं। गिरीश लोगों को समझाते थे कि जावा आज भी महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी वो वक्त की नब्ज को टटोलना अच्छी तरह से जानते थे। वो जानते थे कि आने वाला दौर आईटी का दौर होगा, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग। बढ़ते बाजार में किसी के लिए भी व्यवसाय स्थापित करना और विकसित करना आसान होता है। यही वजह थी कि 2010 में उन्होंने फ्रेशवर्क्स की स्थापना की। फ्रेशवर्क्स होने से पहले गिरीश ने 2001 से 2010 तक एडवेंटनेट, जो कि अब जोहो के रूप में जाना जाता है, उस कंपनी के साथ काम किया। फ्रेशवर्क्स के पीछे के विचार को साझा करते हुए गिरीश कहते हैं, जब मैं 2010 में अमेरिका से लौटा तो एक ग्राहक के रूप में मुझे एक भयानक अनुभव से गुजरना पड़ा। वापस लौटते हुए मेरा टीवी टूट गया था।
जिसके संबंध में मैंने इंश्योरेंस कंपनी के हेल्प विभाग को कई बार फोन और ईमेल किया। इसके बावजूद मुझे उनकी तरफ से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। जब मैंने ट्विटर पर उन्हें लताड़ा, तब कंपनी ने सही काम करना शुरू किया। तभी मुझे एहसास हुआ कि एक नया हेल्प डेस्क बनाने का अवसर सामने पड़ा है। बस इसे उठाना है। यह मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैंने जोहो में प्रबंधन टीम के साथ काम करते हुए कई हेल्प डेस्क बनाए थे। ग्राहक सहायता हेल्प डेस्क में अभी भी कुछ नया था, इसीलिए हमने कंपनी को फ्रेशवर्क्स कहा है। गिरीश के सपनों को उड़ान तब मिली जब फ्रेशवर्क्स अपने गठन के चरण में था। जब यूएस में एक ग्राहक सेवा सॉफ्टवेयर कंपनी ज़ेनडेस्क ने मई 2010 में अपने कस्टमर सर्विसेज की कीमतों को बढ़ा लिया था, और तभी गिरीश को समझ आ चुका था कि इस मौके का सही फायदा उठाने का वक्त आ गया है। गिरीश कहते हैं कि मैंने हेल्प डेस्क बाजार में आने का फैसला किया, और मुझे पता था कि मैं पहले दिन से ग्राहकों से फीस ले सकता हूं। मुझे नहीं पता था कि फ्रेशवर्क्स को कौन फंड करेगा, लेकिन मुझे यह जरूर मालूम था कि मेरा यह स्टार्टअप काम कर जाएगा। एप्सुमो द्वारा संचालित एक ब्लॉग लेखन प्रतियोगिता ने गिरीश के पक्ष में काम किया। गिरीश ने इस लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, और लीन स्टार्टअप यानी ऐसा स्टार्टअप जिसकी अभी शुरुआत हुई हो, उसके बारे में उन्हें ब्लॉग लिखने के लिए कहा गया था। बस यहीं पर गिरीश ने इस चीज का फायदा उठाते हुए फ्रेशवर्क्स की कहानी लिखी, जिसमें बताया गया था कि कैसे हैकर न्यूज पर एक साधारण टिप्पणी ने उन्हें अपनी आरामदायक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी से इस्तीफा देने और अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उन्होंने ये ब्लॉग लेखन प्रतियोगिता जीती नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने अपने इस ब्लॉग को हैकर न्यूज पर पोस्ट किया था, और गिरीश का यह ब्लॉग वायरल हो गया था। अभी गिरीश का प्रोडक्ट तैयार नहीं हुआ था, फिर भी उनको 300 साइन अप मिल गए थे। गिरीश ने अपने ब्लॉग पोस्ट में एंजल लिस्ट और वेंचर हैक्स के संस्थापक नवल और रविकांत जैसे कई लोगों को धन्यवाद दिया। बदले में रविकांत ने गिरीश को भारत के निवेशकों से मुलाकात कराने की बात कही। बाद में इन्हीं रविकांत की सलाह पर गिरीश ने एंजल लिस्ट में ब्लॉग पोस्ट किया। एक्सेल पार्टनर्स के आनंद डैनियल ने मूल ब्लॉग पोस्ट देखा और गिरीश से संपर्क किया। लगभग उसी समय टीम ने प्रोडक्ट लॉन्च किया था। जल्दी ही गिरीश को ऑस्ट्रेलिया से अपना पहला कस्टमर मिल गया, जिन्होंने उनसे बात भी नहीं की थी। बस गिरीश के प्रोडक्ट का ट्रायल लिया और ग्राहक बन गए। उन्हें 4 अलग अलग महाद्वीपों से 6 और ग्राहक मिले, लेकिन भारत से कोई नहीं मिला। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि गिरीश की कंपनी फ्रेशवर्क्स पहले दिन से ही एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बन गई थी। इस भाग में बस इतना ही। हमने इस भाग में चर्चा की कि किस तरह से गिरीश को फ्रेशवर्क्स कंपनी बनाने का आइडिया मिला, और किस तरह से गिरीश अपनी दूरदर्शी सोच का प्रयोग करके आईटी के क्षेत्र में दुनिया को एक नया स्टार्टअप देने में कामयाब रहे। अगले भाग में हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि किस तरह से फ्रेशवर्क्स कंपनी ने $1 बिलियन का सफर तय किया, और किस तरह से इस कंपनी से लोग जुड़ते गए। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आप अपने आसपास नजरें घुमाकर देखेंगे तो ऐसे कितने ही प्राणी, कितने ही जीव जंतु हैं जिनसे हमें हर रोज कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आसमान में उड़ने वाली छोटी सी चिड़िया हमें कितना कुछ सिखा जाती है। हम देखते हैं कि किस तरह से चिड़िया तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। पिछले भाग में हमने चर्चा की थी फ्रेशवर्क्स कंपनी की शुरुआत के बारे में। किस तरह से इस कंपनी की स्थापना गिरीश ने की, गिरीश के संघर्ष के बारे में हमने जाना, और उसी कड़ी में इस भाग में हम एक और मोती जोड़ेंगे। इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से सैस इंडस्ट्री के पोस्टर बॉय गिरीश ने चिड़िया की तरह तिनका तिनका जोड़कर फ्रेशवर्क्स कंपनी को दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया है। बात 2011 की है। गिरीश ने माइक्रोसॉफ्ट बिजस्पार्क प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और $40,000 का प्रथम पुरस्कार भी जीता।
अनप्लग नामक एक अन्य कार्यक्रम में फ्रेशवर्क्स ने फाइनल में प्रवेश किया था। इन उपलब्धियों ने गिरीश के स्टार्टअप को निवेशकों की नजर में लाकर खड़ा कर दिया। निवेशक गिरीश के स्टार्टअप में दिलचस्पी लेने लगे और इसी का नतीजा यह था कि फ्रेशवर्क्स ने फंडिंग के तौर पर एक्सेल पार्टनर से $1 मिलियन जुटाए। फ्रेशवर्क्स में निवेशकों की रुचि के बारे में बात करते हुए गिरीश कहते हैं कि हमारे सभी फंडिंग राउंड्स में बहुत से लोगों ने हमारे स्टार्टअप में रुचि दिखाई, लेकिन उन सब में से हमने सिर्फ सर्वश्रेष्ठ को अपने लिए चुना। और यही मुख्य कारण है कि आज हमसे एक्सेल पार्टनर, सेकाया कैपिटल और टाइगर ग्लोबल जैसे बड़े बड़े कैपिटल फर्म्स जुड़े हुए हैं। गिरीश अपने सिद्धांत डोंट बी अ मैनेजर, बी अ कोच का बखूबी पालन करते हैं और आने वाले नए स्टार्टअप्स को सलाह मशवरा भी देते रहते हैं। गिरीश नए स्टार्टअप्स को सलाह देते हुए कहते हैं कि सबसे पहले नए स्टार्टअप को अपना बिजनेस मॉडल समझना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्टार्टअप वास्तव में कुछ ऐसा बना रहा है जो अभी तक मार्केट में नहीं आया है, जिसका कोई अस्तित्व अभी तक नहीं है, तो गूगल पर विज्ञापन देने से अच्छा है कि उसकी ग्राउंड लेवल पर मार्केटिंग की जाए। शुरुआती दौर में आपको विज्ञापन में कोई नहीं खोजेगा। यदि आप कोई बड़ा प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले मार्केटिंग और सेल्स टीम बनाएं। आज गिरीश चेन्नई एंजल्स का हिस्सा हैं, लेकिन अपने दम पर उन्होंने काफी निवेश किया है। गिरीश कहते हैं कि यह सच है कि समय की कमी के कारण वो बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। हालांकि उन्होंने चेन्नई एंजल्स के माध्यम से और लेट्स वेंचर के माध्यम से भी निवेश किया है। गिरीश अब तक 50 से ज्यादा स्टार्टअप्स में निवेश कर चुके हैं। उनके अनुसार युवा एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करके उन्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है और जिस ऊर्जा के साथ ये युवा काम करते हैं वो उन्हें बहुत ज्यादा प्रेरित करती है। गिरीश ये सलाह भी देते हैं कि आपके स्टार्टअप में किसी प्रकार का एक्स फैक्टर होना बहुत जरूरी है और जिससे मजबूर होकर निवेशक आपके स्टार्टअप में निवेश करेगा ही करेगा। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार विश्व स्तर का प्रोडक्ट मिले, बल्कि ध्यान इस पर होना चाहिए कि स्टार्टअप का आइडिया क्या है। गिरीश के निवेश का मूल आधार है आइडिया। वो कहते हैं कि यदि मुझे आइडिया पसंद है तो संस्थापक पसंद है और फिर उसका प्रोडक्ट भी पसंद है जिसमें मैं निवेश करना पसंद करूंगा। हालांकि गिरीश के एंजल इन्वेस्टमेंट्स छोटे होते हैं, लेकिन किसी नए स्टार्टअप के लिए गिरीश का साथ होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ अपने अनुभव को भी लाते हैं। गिरीश का मानना है कि संस्थापक अपने व्यवसाय के बारे में सबसे अच्छी तरह से जानता है। वो कहते हैं कि फ्रेशवर्क्स में मैंने जो कुछ भी सीखा है उसी के आधार पर मैं उन्हें सुझाव देता हूं। मैं उन्हें स्टार्टअप शुरू करने की प्रक्रिया भी बताता हूं, लेकिन फैसला लेने का अधिकार उनका अपना होता है। गिरीश माथुरबूथम ने 50 से अधिक स्टार्टअप्स में निवेश किया है, जिसमें से ज्यादातर स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं। उन्हें स्टार्टअप में निवेश करने के लिए बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं। अनअकैडमी में निवेश का ऐसा ही एक उदाहरण साझा करते हुए गिरीश माथुरबूथम कहते हैं कि ब्लूम वेंचर्स ने मुझे अनअकैडमी के संस्थापक गौरव से जोड़ा और कहा कि यहां एक अच्छी कंपनी है। गौरव ने फोन किया और मैं जल्दी ही समझ गया कि वो क्या प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अनअकैडमी की टीम बेहद अच्छी लगी और उनका पिच किया गया आइडिया बेहद पसंद आया। पहले वे इसका मुद्रीकरण यानी मोनेटाइजेशन नहीं कर रहे थे। गिरीश से पहले ब्लूम ने अनअकैडमी में पहले से ही निवेश कर रखा था। देखा जाए तो गिरीश का पहला निवेश शील्ड स्क्वायर नाम की कंपनी में था। दूसरी कंपनी जिसमें गिरीश ने निवेश किया था उसका नाम इंकमॉन्क था, जहां से प्रिंट कराकर गिरीश ने कुछ टी शर्ट्स मंगवाई थी। वो बताते हैं कि जब टी शर्ट आई तो मुझे वास्तव में गुणवत्ता पसंद आई। ये आदमी भुगतान लेने आया था और हमने निवेश के बारे में उससे बात की। वो एक डिजाइनर था जो हैकर अर्थ के लिए काम करता था। इंकमॉन्क के पास एक अच्छी प्रिंटिंग टेक्निक थी। उसके पास प्रिंटरों का अच्छा नेटवर्क भी था। एक ग्राहक के रूप में मुझे प्रोडक्ट पसंद आया और फिर मैंने निवेश किया। हालांकि गिरीश कोई पारंपरिक निवेशक नहीं है, लेकिन कई मौकों पर गिरीश ने निवेश करने के अवसरों को भुनाया भी है। ये पूछे जाने पर कि वो ये सब कैसे मैनेज करते हैं, गिरीश कहते हैं कि अन्य एंजल निवेशकों से मुझे कुछ रिकमेंडेशंस मिलते रहते हैं। अक्सर गूगल इंडिया के प्रबंध निदेशक राजन आनंदन रेकमेंड करते हैं,
लेकिन मैं अपनी पसंद और इच्छा अनुसार चुनाव करता हूं कि मुझे किस स्टार्टअप पर निवेश करना चाहिए। गिरीश ने एक परिधान ब्रांड टर्म्स में भी निवेश किया है। वो कहते हैं कि टर्म्स जैसे नए युवा ब्रांड परिधान उद्योग में वैश्विक रूप से अच्छा काम कर रहे हैं और मार्केट में अपनी अच्छी पहचान बना रहे हैं। कंपनी ने गुणवत्ता और निरंतरता बनाए रखते हुए पिछले 1 साल में काफी तरक्की दिखाई है। एक टर्म्स उपभोक्ता और एक निवेशक के रूप में मुझे इस टीम के साथ जुड़ने पर बहुत गर्व है। अंत में हम बात करते हैं फ्रेशवर्क्स की तथ्य फाइल के बारे में। कंपनी की नींव अक्टूबर 2010 में रखी गई थी। फ्रेशवर्क्स कंपनी को एक्सेल, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, कैपिटल जी और सिकोडिया कैपिटल इंडिया का सहयोग मिला है। फ्रेशवर्क्स कंपनी के उत्पादों में फ्रेशवर्क्स, फ्रेश सर्विस, फ्रेश सेल्स, फ्रेश कॉलर, फ्रेश टीम, फ्रेश चैट और फ्रेश मार्केटियर शामिल हैं। फ्रेशवर्क्स का मुख्यालय सैन ब्रूनो, कैलिफोर्निया में है, जिसके वैश्विक कार्यालय भारत, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में है। कंपनी के क्लाउड आधारित स्वीट का व्यापक रूप से दुनिया भर में 1,50,000 से अधिक व्यवसायों द्वारा उपयोग किया जाता है, जिसमें होंडा, राइटमूव, ह्यूगो, ग्रोफर्स, सिटीजन एडवाइस, तोशिबा और सिस्को शामिल हैं। इस भाग में बस इतना ही। इस भाग में हमने जाना कि फ्रेशवर्क्स कंपनी को किस तरह से फंडिंग मिली। हमने गिरीश के माध्यम से यह भी जाना कि फ्रेशवर्क्स कंपनी किस तरह के स्टार्टअप्स में निवेश करती है। आप हमें यह बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको यह भाग कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगले भाग में हम आपसे साझा करेंगे फ्रेशवर्क्स कंपनी से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य, गिरीश से जुड़ी हुई कुछ और बातें और उनके इन्वेस्टमेंट्स। जब आपके पास शक्तियां आती हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन शक्तियों का सही जगह और सही दिशा में प्रयोग हो। उन शक्तियों का इस्तेमाल करके आप लोगों और समाज का कभी साथ चलकर कभी आगे बढ़कर उत्थान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी फ्रेशवर्क्स कंपनी के सीईओ गिरीश की युवावस्था के बारे में और फ्रेशवर्क्स कंपनी को किस तरह से फंडिंग प्राप्त हुई और नए स्टार्टअप्स को किस तरह से फंडिंग देते हैं और कैसे सुझाव पहुंचाते हैं। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि फ्रेशवर्क्स कंपनी ने और किन किन कंपनियों का अधिग्रहण यानी एक्विजिशन किया या किन किन कंपनियों को अपने साथ में जोड़ा। फ्रेशवर्क्स ने अब तक कुल 13 कंपनियों को अपने साथ जोड़ा है यानी अधिग्रहण किया है। चलिए फ्रेशवर्क्स कंपनी के अधिग्रहण के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेशवर्क्स ने वन क्लिक कंपनी का अधिग्रहण किया। यह कंपनी 2012 में स्थापित हुई थी। इसकी स्थापना ऑनलाइन व्यवसायों के लिए एक रियल टाइम वीडियो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म देने के विचार के साथ की गई थी। कंपनी को IIM बैंगलोर में NSRCEL से स्थापित किया गया था और चेन्नई एंजल्स और ब्लूम वेंचर्स से संबंधित नारू नारायणन ने इसकी सीड फंडिंग की थी। इस अधिग्रहण से फ्रेशवर्क्स को एक नया हौसला मिला और साथ ही साथ कंपनी को एक नया आयाम भी। फ्रेशवर्क्स कंपनी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के क्षेत्र में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रही थी और दिन प्रतिदिन नए कस्टमर्स जोड़ती जा रही थी। लोगों के बीच भी यह खासी प्रचलित हो गई थी। 2015 में फ्रेशवर्क्स ने एक और अधिग्रहण किया। इस बार ऑनलाइन सोशल डिस्कवरी प्लेटफॉर्म फ्लिप को अपने साथ जोड़ा। यह कंपनी भी 2012 में स्थापित की गई थी और इसके 1000 से ज्यादा उपभोक्ता थे। इस कंपनी की सीड फंडिंग अगस्त 2014 में फ्रेशडेस्क के सीईओ गिरीश माथुरभूथम और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेलरेटर ने $500K जुटाकर की थी। फ्रेशवर्क्स के लिए बात यहीं तक आकर नहीं रुकी थी। इसी साल फ्रेशवर्क्स कंपनी ने कस्टमर सपोर्ट ऐप कोनोटोर का अधिग्रहण किया था। यह ऐप 2013 में बनाई गई थी और इसकी सीड फंडिंग एक्सेल पार्टनर्स, कॉलकॉम वेंचर्स और टारगेट एक्सेलरेटर ने की थी और सीड फंडिंग में कुल $1,55,000 की पूंजी जुटाई गई थी। इस प्लेटफॉर्म के कुल 40 मिलियन से ज्यादा उपभोक्ता थे। इसके पास जोमेटो, बैंकबाजार.com और फासोस फूड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जैसे ग्राहक थे। वर्ष 2015 में गिरीश की कंपनी फ्रेशवर्क्स ने कुल 3 बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया। इस कंपनी के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अधिग्रहण का सिलसिला रुका नहीं और अगले साल और मजबूती के साथ चलता रहा। 2016 में फ्रेशवर्क्स कंपनी ने ऑनलाइन कोलैबोरेशन मंच फ्रेम बेंच का अधिग्रहण किया।
2012 में स्थापित इस कंपनी ने ब्लू वेंचर्स और आनंद लडसरिया के माध्यम से फंडिंग जुटाई थी। इसके 17,000 से अधिक पंजीकृत ग्राहक थे और इसके ग्राहकों में HBO, यूनिलीवर, इसेंटिया और स्कैन कैफे जैसे नाम शामिल थे। 6 से 20 एम्प्लॉय की इस कंपनी का रेवेन्यू 10 लाख रुपए से भी कम था। इसी साल फ्रेशवर्क्स के सपनों के पक्षी को एक और पंख लगा जब इस कंपनी ने रियल टाइम कस्टमर सपोर्ट देने वाली कंपनी एयरवुड का अधिग्रहण किया। एयरवुड की स्थापना 2013 में हुई थी। के कैपिटल और राजन आनंदन, सुनील कालरा और समीर सूद जैसे एंजल निवेशकों के माध्यम से इस कंपनी ने एंजल फंडिंग जुटाई थी। 10 से कम कर्मचारियों के साथ इसका वार्षिक रेवेन्यू $10 मिलियन होने का अनुमान था। 2016 में ज़ेंडेस्क द्वारा सैटिस्फैक्शन प्रेडिक्शन फीचर जारी करने के बाद इसे मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के लिए अधिग्रहित किया गया था। 2016 में ही फ्रेशवर्क्स ने एक और मील का पत्थर हासिल किया जब इन्होंने सोशल चैट प्लेटफॉर्म चैटिमिटी का अधिग्रहण किया। 10 से कम कर्मचारियों के साथ बूटस्ट्रैप की गई इस कंपनी की स्थापना 2011 में हुई थी। चैटिमिटी एक सोशल चैट एप्लीकेशन के रूप में शुरू हुआ था जिसका उद्देश्य लोगों को इलाके और रुचियों के आधार पर दूसरों को खोजने में मदद करना था। विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर 3 मिलियन से ज्यादा उपभोक्ताओं तक पहुंच गया था। बाद में इसने सेल्स और सपोर्ट के क्षेत्र में पांव पसारे और इसके साथ ही ट्रैवल और ई कॉमर्स जैसे कार्य क्षेत्रों में स्पेशलाइज्ड चैटबॉट बनाने शुरू कर दिए। 2017 में भी फ्रेशवर्क्स ने अधिग्रहण का रथ रोका नहीं। इस साल फ्रेशवर्क्स ने बैंगलोर स्थित पाइपमॉक का अधिग्रहण किया। ये 2014 में स्थापित एक डेटा इंटीग्रेशन मंच था। पहले इसे ज़ैपस्टिच के नाम से जाना जाता था। इसने हेलियन वेंचर पार्टनर्स, ओरियस वेंचर पार्टनर्स और अनुपम मित्तल से $2.1 मिलियन की सीड फंडिंग हासिल की थी। इसने दुनिया भर में 400 से अधिक ग्राहकों को जोड़ा था। अधिग्रहण के बाद इसके सभी 13 कर्मचारी फ्रेशडेस्क में शामिल हो गए थे। 2017 में ही मार्केटिंग सॉफ्टवेयर की सुविधा देने वाली कंपनी ज़रगेट का अधिग्रहण किया गया। ज़रगेट की स्थापना 2015 में फ्रेशवर्क्स के संस्थापक गिरीश ने अपने कुछ शुरुआती फ्रेशडेस्क कर्मचारियों के एक एंजल निवेश के साथ की थी। ज़रगेट ने एक्सेल पार्टनर्स, मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया और सिकोया कैपिटल इंडिया से 2 दौर की फंडिंग में $7.5 मिलियन जुटाए। चैटबॉट प्लेटफॉर्म जो हुकुम को भी फ्रेशवर्क्स ने खुद में शामिल किया। इस कंपनी की स्थापना 2015 में हुई थी और इसने ट्रैक्स लैब्स और साइट्रस पेमेंट्स के संस्थापक जितेंद्र गुप्ता और हेल्थ कार्ड के संस्थापक प्रशांत टंडन के माध्यम से सीड फंडिंग जुटाई थी। फ्रेशडेस्क द्वारा किए गए अधिग्रहण से कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इसकी सहायता से कंपनी ने खुद के कई नए उत्पादों का निर्माण किया। ज़रगेट अब फ्रेश मार्केटियर बन गया था। 2015 में कोनोटर अधिग्रहण फ्रेश चैट बन गया था। 2016 का चैटमिटी अधिग्रहण चैट के लिए बुनियादी ढांचे को और मजबूत कर रहा था। फ्रेशवर्क्स अब 1,50,000 से अधिक व्यवसायों को पूरा करता है, जिसमें 127 देशों में केप जेमिनी, पियर्सन, होंडा, ब्रिजस्टोन, ह्यूगो बॉस, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, तोशिबा, सिस्को और वैश्विक MSB जैसे बड़े बिजनेस शामिल हैं। लगभग 1,400 लोग अभी भी चेन्नई से बाहर प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं और इसके लंदन, बर्लिन, सिडनी में भी अतिरिक्त कार्यालय हैं। बात करते हैं साल 2019 की। इसी साल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS यूनिकॉर्न फ्रेशवर्क्स ने अपने IT सपोर्ट सर्विस पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए IT ऑर्केस्ट्रेशन और क्लाउड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म फ्लिंट का अधिग्रहण किया। इस अधिग्रहण के माध्यम से फ्रेशवर्क्स का उद्देश्य IT टीमों के लिए हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने, खर्च को व्यवस्थित करने और कर्मचारी वर्कफ्लो को स्वचालित करने के लिए अधिक मजबूती प्रदान करना था और उसके साथ ही IT सेवा प्रबंधन और IT संचालन प्रबंधन क्षमताओं को और विकसित करना था। इस अधिग्रहण के बारे में फ्रेशवर्क्स के CPO प्रकाश राम मूर्ति बताते हैं कि फ्लिंट के इंटेलिजेंट ऑटोमेशन को जोड़ने के साथ फ्रेशवर्क्स लेगवर्क को थकाऊ, दोहराने योग्य कार्यों से बाहर ले जाता है ताकि IT टीमें उच्च प्रभाव करने वाले काम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकें।
इस अधिग्रहण के साथ फ्लिंट के सह संस्थापक अंकुर गक्खर और अभिषेक पांडे दोनों ही वर्तमान में संबंधित फ्रेशवर्क्स की टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं। गक्खर ऑटोमेशन और क्लाउड प्रबंधन उत्पाद टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, वही अभिषेक पांडे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एफर्ट्स का नेतृत्व कर रहे हैं। साल 2019 में ही फ्रेशवर्क्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन देने वाली कंपनी आंसर आईक्यू का भी अधिग्रहण किया गया। आंसर आईक्यू ने फ्रेशवर्क्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन फ्रेंडली आई की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद की। मई 2019 में फ्रेशवर्क्स ने ग्राहक जुड़ाव मंच नाइट्रो कंपनी का भी अधिग्रहण किया। फ्रेशवर्क्स ने यह भी कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण कंपनियां तेजी से रिमोट वर्किंग सिनेरियो को अपना रही हैं। इस दौरान आईटी ऑटोमेशन टूल की मांग में काफी वृद्धि हुई है। तो इस तरह से रहा फ्रेशवर्क्स कंपनी के अधिग्रहण का ताना बाना, उसकी कहानी। इस भाग में इतना ही। इस भाग में हमने जाना फ्रेशवर्क्स के अधिग्रहण के बारे में और किन किन कंपनियों के साथ फ्रेशवर्क्स ने हाथ मिलाए। अगले भाग में हम जानेंगे फ्रेशवर्क्स कंपनी से संबंधित कुछ और रोचक तथ्य। आपको हमारा यह भाग कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस चर्चा से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम। खेलकूद हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। इससे हमारे दिमाग और शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी हमारे देश में खेलों को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि खेल महत्व देने योग्य हैं। हमारे समाज में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर लोगों ने खेलों में नाम और पैसा दोनों कमाया है। लेकिन अफसोस की बात है कि लोग अभी भी इस धारणा को बदल नहीं पा रहे हैं। लोग खेलों को महज शौकिया तौर पर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। पिछले भाग में हमने चर्चा की थी फ्रेशवर्क्स कंपनी के अधिग्रहण के बारे में। हमने जाना कि फ्रेशवर्क्स ने कुल 13 कंपनियों का अधिग्रहण यानी एक्विजिशन किया। इस भाग में हम चर्चा करेंगे फ्रेशवर्क्स कंपनी के संस्थापक गिरीश माथुरभूतम के खेलों के प्रति दिलचस्पी और रुझान के बारे में। फुटबॉल और क्रिकेट के शौकीन गिरीश भारतीय क्रिकेट टीम के अलावा फुटबॉल में बायर्न म्यूनिख टीम बड़ी पसंद करते हैं। खैर, हमारे देश में क्रिकेट को सभी पसंद करते हैं और भारत में क्रिकेट उस मकाम पर पहुंच चुका है जहां पर कई खेल पहुंचने का सिर्फ सपना देखते हैं। खेलों में विशेष रुचि रखने वाले गिरीश का मानना है कि अगर भारत को अगला बड़ा एथलीट तैयार करना है तो खेलों के प्रति नजरिया बदलने की जरूरत है। गिरीश देश भर में एक मजबूत खेल संस्कृति विकसित करने में मदद करने के लिए माता पिता और शिक्षाविदों से अपील भी करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे देश का सिस्टम खेलों के हिसाब से मुफीद नहीं है। हमारे देश का सिस्टम सुंदर पिचाई जैसे लोगों के लिए है। सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों के लिए हमारे देश का सिस्टम बना ही नहीं है। सचिन तेंदुलकर को हमारे सिस्टम से लड़कर क्रिकेट खेलना पड़ा और उसी सिस्टम से लड़कर वो क्रिकेट के भगवान कहलाए। बेहतर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गिरीश ने एफबी मद्रास क्लब में निवेश किया है। इसके बारे में विशेष रूप से बात करते हुए गिरीश कहते हैं कि हमारी योजना अंडर 13 और अंडर 15 श्रेणी के बच्चों को प्रतिस्पर्धी फुटबॉल खेलने के लिए प्रशिक्षित करने की है। उनका मानना है कि भारत में पेशेवर फुटबॉल में बिल्कुल पैसा नहीं है। जमीनी प्रशिक्षण में कोई भी स्पॉन्सर नहीं है। गिरीश कहते हैं कि हमारा देश फुटबॉल प्रशंसक देश है, लेकिन एक बात उन्हें अक्सर चुभती है कि फुटबॉल को पसंद करने वाले इस देश में चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलने वाला कोई भी खिलाड़ी भारतीय नहीं है। इन क्लबों में भारतीय खिलाड़ी को खेलते देखना गिरीश का सपना है। एफसी मद्रास में इसी लक्ष्य के साथ गिरीश ने निवेश किया है कि एक दिन भारतीय खिलाड़ी भी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल क्लबों से खेलते हुए देखे जाएंगे और एक दिन चेन्नई से भी अगला मेसी और रोनाल्डो निकलेगा। एफसी मद्रास में आज 40 बच्चे हैं और उनके लिए चेन्नई में कृत्रिम टर्फ से बना 100 बाय 65 मीटर का फुटबॉल मैदान है। गिरीश का यह क्लब नई प्रतिभाओं की तलाश करता है, उन्हें प्रशिक्षित करता है, पोषण संबंधी जरूरतों पर ध्यान देता है। लेकिन गिरीश का मानना है कि फुटबॉल में नतीजे आने में समय लगेगा। गिरीश का कहना है कि हम इसे एक लंबी अवधि की परियोजना के रूप में देख रहे हैं।
आप रातों रात विश्व चैंपियन नहीं बना सकते। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रगति देखने में आपको 6 से 8 साल लग सकते हैं। गिरीश ये भी कहते हैं कि हमने देश में जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एफसी मद्रास को एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में बनाया है। हमारे पास जो संसाधन थे उनसे हम विश्व स्तरीय अकादमी की नींव रखने में कामयाब रहे हैं। हमारे पास पहले से ही एक आवासीय अकादमी है जो देश भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मुफ्त छात्रवृत्ति प्रदान करती है। एफसी मद्रास को विश्व स्तरीय फुटबॉल अकादमी बनाने के अपने सपने को साकार करने और भारत से अगला मेसी या रोनाल्डो प्राप्त करने के लिए हमें इस देश के सभी खेल प्रेमियों के समर्थन की आवश्यकता है। इस कार्य में उदारता पूर्वक भाग लेने के लिए हम आप सभी का स्वागत करेंगे। गिरीश एफसी मद्रास के लक्ष्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमारा उद्देश्य देश भर के प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करना और उन्हें पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी बनाने के लिए एक मंच देना है। हम उच्च प्रदर्शन, प्रशिक्षण, पोषण, चल रही शिक्षा और आवास सहित ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड दोनों गतिविधियों का प्रबंधन करके उनके विकास के लिए 360 डिग्री दृष्टिकोण अपनाएंगे। गिरीश खेल के साथ ही साथ पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करना चाहते। इस पहल को पक्का रूप देने के लिए गिरीश कहते हैं कि हम एक पूर्ण आकार के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान की स्थापना के लिए रामनियम रियल एस्टेट्स और ग्रेट स्पोर्ट्स इंफ्रा के साथ भी काम कर रहे हैं और एपीएल ग्लोबल स्कूलों के साथ NIOM सिस्टम के आधार पर अकादमी के खिलाड़ियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भी काम कर रहे हैं। गिरीश शिक्षा और खेल के महत्व दोनों को बखूबी समझते हैं और वो चाहते हैं कि भारत देश में भी कुछ ऐसा ही हो जहां खेल को उतना ही महत्व दिया जाए जितना शिक्षा को दिया जाता है। गिरीश कहते हैं कि मुझे लगता है भारत में शिक्षा खेल की दुश्मन है। हम सभी बच्चे रहे हैं और खेल खेलना पसंद करते थे, लेकिन माता पिता के रूप में हम शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। आज अगर कोई बच्चा विज्ञान और गणित में उच्च अंक प्राप्त करता है तो हम कहते हैं अच्छा किया और उससे यह पूछने की जहमत नहीं उठाते कि वो अच्छा फुटबॉल या क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। दूसरी ओर जब हम देखते हैं कि कोई बच्चा अच्छा फुटबॉल खेल रहा है लेकिन सामाजिक विज्ञान में कम अंक प्राप्त कर रहा है तो हम उसे शर्मसार करते हैं। यह हमारे देश की दुखद स्थिति हुआ करती थी। ये कुछ ऐसा है जिसे गिरीश बदलना चाहते हैं। एफसी मद्रास, जिसे पहले महोगनी फुटबॉल क्लब के नाम से जाना जाता था, इस क्लब को अप्रैल 2006 में अरिंदम बिस्वास और जोसेफ वॉस द्वारा बंबूला प्ले स्कूल, आरेपुरम, चेन्नई में 2000 वर्ग फुट की जगह के साथ शुरू किया गया था। तब क्लब की शुरुआत में सिर्फ 2 छात्र नामांकित थे। इस क्लब का उद्देश्य खिलाड़ियों का कौशल अत्याधुनिक तकनीक से निखारना था। अरिंदम बिस्वास को इस क्लब के यूथ डेवलपमेंट का हेड नियुक्त किया गया। एफसी मद्रास क्लब की योजनाओं के बारे में अरिंदम बिस्वास बताते हैं कि एफसी मद्रास क्लब के घरेलू मैचों के लिए चेन्नई के थोरईपक्कम में एक अंतर्राष्ट्रीय आकार की फुटबॉल पिच स्थापित की गई है। हालांकि परंपरागत फुटबॉल क्लबों के विपरीत एक वरिष्ठ टीम बनाने से पहले एफसी मद्रास अपनी अकादमी के माध्यम से क्लब की नींव तैयार करता है और युवा डिवीजनों में प्रतिस्पर्धी फुटबॉल का आयोजन करता है। वर्ष के दौरान अकादमी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को एफसी मद्रास का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। पहले अंडर 13 और अंडर 15 डिवीजनों में, जिसके बाद उन्हें अंडर 18 और सीनियर टीमों में शामिल होने का चांस दिया जाता है। तो ये थी गिरीश के निवेश किए हुए क्लब एफसी मद्रास की कहानी। इस भाग में सिर्फ इतना ही। हमने इस एपिसोड में गिरीश के खेल प्रेम के बारे में जाना और यह भी कि भारत में खेल को आगे बढ़ाने, मुख्यतः फुटबॉल के लिए गिरीश क्या ठोस कदम उठा रहे हैं। हमने आकलन किया है कि गिरीश वाकई में बहुत ही पैशनेट व्यक्ति हैं, जो चाहते हैं कि हर क्षेत्र में भारत देश का नाम ऊंचा हो और वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बने। आपको यह भाग कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस चर्चा से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए कुकू FM। रॉजर बैनिस्टर
दुनिया का पहला एथलीट था जिसने 1 मील की दौड़ को 4 मिनट में पूरा किया था। दिन था 6 मई 1954 का। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना खेल जगत में कभी किसी ने नहीं की थी। 25 साल का एक युवा जिसने एथलेटिक्स में एक नया कीर्तिमान रचा, जिसको तोड़ने में लगभग 50 साल लग गए। 1 मील की दौड़ को 4 मिनट में पूरा करना लगभग असंभव सा था। रॉजर बैनिस्टर को लोगों ने ऐसा ना करने की सलाह दी, लेकिन रॉजर बैनिस्टर ने किसी की एक न सुनी और ब्रिटिश चैंपियनशिप में दौड़कर रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन बैनिस्टर के बाद 1400 एथलीट्स ने यह कारनामा किया। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम और मैं हूं पीयूष। पिछले भाग में हमने चर्चा की थी गिरीश की खेलों में रुचि के बारे में और उनके एफसी मद्रास में निवेश के बारे में, और भारत में फुटबॉल को नई ऊंचाई पर ले जाने के उनके सपने के बारे में। इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से फ्रेशवर्क्स में काम करने वाले 500 एम्प्लॉइज रातों रात करोड़पति बन गए, और गिरीश के सहयोगियों से गिरीश के बारे में उनकी राय और इस उपलब्धि के बारे में वो क्या सोचते हैं, इस बारे में भी जानेंगे। आइए जुड़ते हैं कामयाबी की इस दास्तान से। आप भी ये सोच रहे होंगे ना कि आप में भी अब तक ये उत्सुकता जाग गई होगी, है ना, कि रॉजर बैनिस्टर और गिरीश माथुरबूथम का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है। फ्रेशवर्क्स के संस्थापक गिरीश माथुरबूथम ने वो हासिल किया है जो इन्फोसिस के नारायण मूर्ति 1999 में करने में कामयाब रहे। जी हां, कंपनी को नैस्डैक पर सफलतापूर्वक सूचीबद्ध करवाना। जबकि नारायण मूर्ति को तब सॉफ्टवेयर उद्योग में एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया था। गिरीश माथुरबूथम की फ्रेशवर्क्स कंपनी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के रूप में इतिहास की पहली भारतीय कंपनी बनी है जो नैस्डैक में लिस्ट हुई है। गिरीश इसी को रॉजर बैनिस्टर मोमेंट कहते हैं। हालांकि जोहो के श्रीधर वेम्बू को सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के क्षेत्र का फाउंडिंग फादर कहा जाता है, लेकिन जोहो के ही एक पूर्व कर्मचारी यानी गिरीश को सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का महानायक माना जाता है। थलाइवा रजनीकांत को अपना गुरु मानने वाले गिरीश इसका श्रेय सुपरस्टार रजनीकांत को ही देते हैं। रजनीकांत को समर्पित करते हुए इस आईपीओ का कोड गिरीश ने द सुपरस्टार कोड रखा था। रजनीकांत हमेशा से गिरीश के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। गिरीश कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में रजनीकांत से बहुत कुछ सीखा है। जिस तरह से वो मेहनत और संघर्ष करके भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार बने हैं, वो बहुत ही काबिले तारीफ बात है। इसीलिए रजनीकांत मेरे गुरु के समान है। गिरीश बिजनेस सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में लोगों को आईफोन मोमेंट देना चाहते थे। जिस प्रकार आईफोन ने आकर टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक अभूतपूर्व बदलाव किया और लोगों को नई तकनीक और फीचर्स के साथ ही आनंदमय अनुभव दिया। कंपनी ने न केवल इसके लिए कोई पारंपरिक योजना बनाई और ना ही दुनिया को बदलने की उम्मीद की, लेकिन सपने बढ़ते गए, इमारत के ऊपर इमारत बनती गई और समय के साथ सपनों का भी विस्तार होता रहा। जैसे कि 2011 में उनका बड़ा सपना था 2012 तक $1 मिलियन राजस्व हासिल करना, और वो पूरा भी हुआ। इस मकाम पर आते आते कई स्टार्टअप विफल भी हो जाते हैं, लेकिन फ्रेशवर्क्स की सफलता अभूतपूर्व रही है। आज फ्रेशवर्क्स का एलटीएम राजस्व $300 मिलियन है। गिरीश कहते हैं कि उनका सपना एक यूनिफाइड कस्टमर क्लाउड के साथ मार्केटिंग, बिक्री और ग्राहक सहायता के साइलोस को तोड़कर सीआरएम बाजार में एक विघटनकारी खिलाड़ी बनने का है। गिरीश माथुरबूथम ने भारत में 500 से ज्यादा करोड़पति बनाए, जिसमें 76% कर्मचारियों के पास कंपनी के शेयर्स थे। फ्रेशवर्क्स 22 सितंबर को नैस्डैक पर सार्वजनिक हुआ। यह गिरीश का विश्वास ही था कि भारत द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर कंपनी वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ी ऊंचाई छू लेगी। यह एक ऐसा विश्वास था जिस पर गिरीश ने पिछले 1 दशक से काम किया था, धैर्यपूर्वक, कभी लो प्रोफाइल में, कभी हाई प्रोफाइल वाली भूमिका निभाते हुए। एक ऐसा विश्वास जिस पर गिरीश ने पिछले 1 दशक से काम किया था, धैर्यपूर्वक लो प्रोफाइल की भूमिका में कभी तो कभी हाई प्रोफाइल प्रभाव वाली भूमिका निभाई। और गिरीश ने देश में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कम्युनिटी का निर्माण करने के लिए खुद को अग्रसर किया। गिरीश के एक्सेल पार्टनर्स के साथी अविनाश राघव फ्रेशवर्क्स के नैस्डैक लिस्टिंग के बारे में बताते हैं कि लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या कभी माइक्रोसॉफ्ट या गूगल जैसी कंपनी भारत में बनेगी? शायद कभी नहीं, लेकिन हां,
फ्रेशवर्क्स जैसी कंपनियां जरूर भारत में बनेंगी। फ्रेशवर्क्स के आईपीओ ने संभावनाओं के कई दरवाजे खोल दिए हैं और आने वाले नए स्टार्टअप्स, खास तौर पर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के क्षेत्र में आने वाले स्टार्टअप्स को रोशनी दिखाई है। कई और कंपनियां आएंगी और भारत को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के क्षेत्र में आगे करेंगी। एक्सेल पार्टनर्स के समीर गांधी और शेखर किरानी फ्रेशवर्क्स और गिरीश की सफलता के बारे में कहते हैं कि पिछले एक दशक में फ्रेशवर्क्स के साथ हमारी यात्रा में बहुत ही मजेदार और काफी सीखने वाली बातें हुई हैं। इस यात्रा में हमें गिरीश के साथ काम करके बहुत कुछ नया सीखने और जानने को मिला है। गिरीश बेहद प्रतिभाशाली और दूरदर्शी व्यक्ति हैं, खुद मोटिवेटेड रहते हैं और साथ ही साथ काम करने वाले दोस्तों को भी प्रेरणा देते हैं। इस आईपीओ की सफलता का पूरा श्रेय गिरीश और उनकी मेहनत को जाता है। सुपर ऑप्स के सह संस्थापक और सीईओ और गिरीश के खास दोस्त अरविंद पार्थिबन कहते हैं कि अभी गिरीश का सर्वश्रेष्ठ आना बाकी है। पार्थिबन कहते हैं कि फ्रेशवर्क्स के नैस्डैक आईपीओ ने भारत के सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के क्षेत्र में आने वाले एंटरप्रेन्योर्स की एक पीढ़ी को प्रेरित किया है। पार्थिबन कहते हैं कि गिरीश ने जो कुछ भी किया है, अगर मैं उसका एक अंश भी हासिल कर लूं तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। अन्य सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस स्टार्टअप्स उद्यमी कृष सुब्रमण्यम, चाजबी के सह संस्थापक और सीईओ और किसफ्लो के संस्थापक और सीईओ सुरेश संबंधम भी गिरीश की बहुत प्रशंसा करते हैं। गिरीश आसानी से सुलभ, मिलनसार और साथ ही स्टार्टअप संस्थापकों के लिए बेहद मददगार हैं। उन्होंने अपनी कंपनी की आंतरिक बिक्री और विपणन प्रक्रियाओं की बहुत गोपनीय जानकारी साझा करने का एक उदाहरण स्थापित किया है, जिसमें भारत में बहुत सी सास कंपनियों को मदद मिलेगी, विशेष रूप से चेन्नई में। सुरेश संबंधम कहते हैं, पेड फॉरवर्ड रवैया एक ऐसी चीज है जो सभी संस्थापक उनसे सीख सकते हैं ताकि हम एक महान पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकें। सुब्रमण्यम के अनुसार इतनी तेजी से बढ़ते संगठन के साथ लगातार सीखने और बढ़ने की गिरीश की क्षमता अद्भुत है। उन्होंने विकास के हर चरण के साथ लगातार खुद को नया रूप दिया है। सिर्फ 8 या 50 लोगों की कंपनी को नेतृत्व और फोकस की एक अलग शैली की आवश्यकता थी और हर साल फ्रेशवर्क्स कंपनी आकार में दोगुनी होती रही। सुब्रमण्यम ये भी कहते हैं कि इसके लिए लगातार भर्ती करने एवं संगठन में बदलाव और तालमेल बनाए रखने के लिए गिरीश हर बार नए सिरे से तैयारी करते हैं। गिरीश का लक्ष्य फ्रेशवर्क्स कंपनी को $5 मिलियन और फिर $10 मिलियन तक की कंपनी बनाना है। लोग अक्सर उनके इस रवैये पर सवाल उठाते हैं कि गिरीश बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, पर असल में गिरीश सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। आज मैकिन्जी एंड कंपनी का अनुमान है कि भारतीय SaaS कंपनियां अगले 10 वर्षों में सामूहिक रूप से $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगी। फ्रेशवर्क्स की लिस्टिंग कीमत $36 थी, ये अब लगभग $47 तक बढ़ गई है और कंपनी ने इस स्तर को बनाए रखा है। आने वाले समय में कंपनी का बाजार मूल्य ये लगभग $47 तक बढ़ गई है और कंपनी ने इस स्तर को बनाए रखा है। आने वाले समय में कंपनी का बाजार मूल्य $13 बिलियन से अधिक हो जाएगा। अभी के एपिसोड में इतना ही। इस एपिसोड में हमने फ्रेशवर्क्स कंपनी के अभूतपूर्व सफर के बारे में जाना और कंपनी के नैस्डैक लिस्टिंग की उपलब्धि के बारे में भी जाना। यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस चर्चा से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए कुकू FM। सफलता क्या होती है, या अगर मैं इसको ऐसे पूछूं कि सफल इंसान कौन होता है, तो शायद आपके मन में यह जवाब आए, सफल इंसान वही है जिसके पास ज्यादा पैसा हो, बड़ा सा आलीशान घर हो, महंगी सी कार हो। ज्यादा पैसा होना सफलता को पूरी तरह से परिभाषित नहीं करता है। हां, यह जरूरी है कि व्यक्ति के जीवन में पैसा होना चाहिए, परंतु सही मायने में सफलता को मापने का पैमाना पैसा नहीं होता, बल्कि व्यक्ति ने सफल होने के लिए कितना संघर्ष किया, किन कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ा और साथ ही साथ सफलता के मकाम पर पहुंचते हुए वो बाकी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। वो खुद तो सफल होता है, साथ में क्या वो अपने से जुड़े लोगों को भी सफलता दिलाता है? अगर ऐसा है तो सही मायने में वही सफल इंसान है,
नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष हूं और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। पिछले भाग में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से फ्रेशवर्क्स कंपनी ने नैस्डैक में कंपनी आईपीओ को लॉन्च किया और किस तरह से इस कंपनी में काम करने वाले 500 लोग करोड़पति बन गए, जिसमें से लगभग 50 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। इस भाग में हम चर्चा करेंगे गिरीश माथुरबूथम की यात्रा के सार के बारे में। तो आइए जुड़ते हैं इस चर्चा से। अरबों की जनसंख्या वाले देश भारत में कई चीजों की कमी है। इसके अंतर्गत शिक्षा का बुनियादी ढांचा और शिक्षा को पूरा करने के बाद नौकरी की जद्दोजहद, अगर उसको गौर से देखा जाए तो हमारे देश का शिक्षा का सिस्टम सालों से एक जैसा ही रहा है। सारा शिक्षा का सिस्टम इस तरह से है कि हम सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही बनाते हैं, हम किसी अन्य प्रोफेशन पर ध्यान ही नहीं देते। वहीं बाकी देश इस क्षेत्र में बहुत तरक्की कर रहे हैं। वो सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं निकालते, बल्कि न जाने कितनी संख्या में वैज्ञानिक, कंप्यूटर एक्सपर्ट, कोडर और न जाने कितने मॉडर्न तरीके के एक्सपर्ट को शिक्षा के माध्यम से जन्म देते हैं। आज भी अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम कोई नई चीज या कोई नया स्टार्टअप शुरू करते हैं तो या तो लोग मजाक बनाते हैं या फिर आपको ऐसी नकारात्मक चीजें कह देते हैं जिससे आपके हौसले पस्त हो जाते हैं। लोग यहां पर आपको परीक्षा में पाए गए नंबर के आधार पर जज करते हैं। खैर, इन चीजों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, सुधार भी लाया जा रहा है और धीरे धीरे इन चीजों का हमें परिणाम भी आगे मिलेगा। गिरीश जब अपने बचपन में झांक कर देखते हैं तो अक्सर उन्हें सब बातें बड़ी ही कचोटती थीं। गिरीश के रिश्तेदारों ने तो यहां तक कह दिया था कि तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय रिक्शा खींचने के। गिरीश ने उसी वक्त सोच लिया था कि वो कुछ ऐसा करेंगे कि सभी लोग उनका उदाहरण देंगे। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से मार्केटिंग में एमबीए और षणमुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी से बीई किया है। आज गिरीश एंटरप्रेन्योर्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है और सैस क्षेत्र के सचिन तेंदुलकर है। गिरीश युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। उन्हें आर्थिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने का काफी शौक है। उन्होंने 7 से ज्यादा स्टार्टअप्स में निवेश किया है और भारत के सैस उद्योग को आकार देने वाले संस्थापकों और उत्पाद निर्माताओं के एशिया के सबसे बड़े समुदाय सैस बूम आय के संस्थापक सदस्य भी हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रतिभा को बढ़ावा देने और खेल के माध्यम से स्थानीय युवाओं और किशोरों के लिए एक सकारात्मक आउटलेट प्रदान करने के लिए चेन्नई में एक जमीनी स्तर के युवा फुटबॉल क्लब एफसी मद्रास की भी स्थापना की। गिरीश भारतीय स्टार्टअप परिदृश्य के स्टार हैं, जिन्होंने अपने सैकड़ों फ्रेशवर्क्स कर्मचारियों के जीवन को बदल दिया है, जो अब करोड़पति हैं। गिरीश बताते हैं कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी शोभा से एक बार कहा था कि वो फ्रेशवर्क्स कंपनी की स्थापना इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो खुद के लिए BMW कार खरीद सके, बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सभी सहयोगी और काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज भी BMW खरीद सके। जब गिरीश की कंपनी नैस्डैक में लिस्ट हुई तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी भारतीय एथलीट ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम अर्जित कर लिया। गिरीश दुनिया को दिखा रहे थे कि भारत से निर्मित एक वैश्विक उत्पाद कंपनी इतने बड़े मकाम को हासिल कर सकती है। उनका हमेशा से सपना था कि उन्हें भारत के लिए कुछ करना है और आईटी के क्षेत्र में तो खासकर कुछ नया करना है और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि गिरीश कभी हताश नहीं हुए। वो इस बारे में बात करते हुए बताते हैं कि जब आप इतना बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो कभी ना कभी हताशा आपके सामने पंख जरूर फैलाती है, लेकिन उस समय आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ता है अपने आसपास के उदाहरणों के माध्यम से। गिरीश कहते हैं कि भारत ने $71 मिलियन बजट का प्रोजेक्ट मंगलयान शुरू किया था और इस प्रोजेक्ट में भारत को पहले ही प्रयास में सफलता भी मिली थी और किसी देश को पहले प्रयास में इस प्रकार सफलता नहीं मिली। गिरीश को यह घटना बहुत ही प्रेरित करती थी। 2016 की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु के बारे में जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि पीवी सिंधु का पदक जीतना उनके सालों किए गए अथक प्रयास का नतीजा है, लेकिन पीवी सिंधु के कोच पुलेला गोपीचंद के मेहनत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
जिसने पीवी सिंधु को इस काबिल बनाया कि वो ओलंपिक में पदक जीत सकी। गोपीचंद ने अपना घर बेचकर बैडमिंटन एकेडमी का निर्माण किया ताकि पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ियों को निखारा जा सके। पुल्लेला गोपीचंद से प्रेरित होकर गिरीश भी चाहते हैं कि वो भी भारत में आने वाले सैस के क्षेत्र में नए एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म दे सकें, जिससे भारत और आईटी क्षेत्र के उत्पादों का निर्माण कर सके। गिरीश का मानना है कि हमेशा मैंने अपने दिल की सुनी है और वो अपनी खुशियों की चाबी को किसी और को नहीं देते हैं, और यही सलाह वो अपनी पत्नी और सहयोगियों को भी देते हैं। फिल्मों के शौकीन गिरीश इसका उदाहरण राजकुमार हिरानी की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स के माध्यम से देते हुए कहते हैं। 3 इडियट्स फिल्म में फरहान की भूमिका निभाने वाले आर माधवन फिल्म में कहते हैं, ठीक है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं होंगे, लेकिन क्या हुआ, मैं एक वन्यजीव फोटोग्राफर के रूप में खुश रहूंगा। यह डायलॉग गिरीश को बहुत ही प्रभावित करता है। वो कहते हैं कि लोगों की सफलता की परिभाषा अलग है। मैं पैसे का पीछा न करते हुए जिंदगी में खुश होने के लिए जा रहा था। मैं अपने करियर का आनंद ले रहा था, उत्पादों का निर्माण कर रहा था और मजे कर रहा था। इस भाग और इस श्रृंखला का अंत हम यहीं इस बात से करते हैं। गिरीश और उनकी कंपनी फ्रेशवर्क्स ने हमें सिखाया कि किस तरह से निरंतर प्रयास और खुद पर यकीन करने पर व्यक्ति सफलता के उच्च शिखर पर पहुंच सकता है, और साथ ही साथ यह भी सिखाया कि आप खुद भी सफल हों और अपने से जुड़े लोगों को भी सफल बनाने में हिस्सा लें। वाकई में गिरीश की कहानी बेहद प्रेरणादायक है और वो सही मायनों में सास इंडस्ट्री के रजनीकांत है। आपको हमारा ये भाग और सीरीज कैसे लगे, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमें आपके सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहेगा।